Good morning everyone, this is your SST class and today we are going to continue our chapter number 2, Atmosphere and Climate. So student, in our previous class we had studied about the atmosphere. That atmosphere is a layer which protect our earth from the harmful rays of sun. एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ की ही एक लेयर है, बहुत सारी लेयर्स की तरह, लेकिन हमने एटमॉस्फेयर को भी अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया है। तो हमने 5 लेयर्स में एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया है, जो कि है मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर और आइनोस्फेयर। और ये जो सारे लेयर्स हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। यानी जो हमारी सबसे पहले लेयर है ट्रोपोस्फेयर, इसके अंदर मौजूद होती है डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर। जो हमारी सेकंड लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके अंदर होता है हमारी ओजोन लेयर, जो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है सन की हार्मफुल रेज से। उसके ऊपर अगर हम बात करें तो हमारी थर्ड लेयर होती है मेसोस्फेयर, जिसके अंदर मिटियोर्स आकर बर्न होते हैं। फिर उसके ऊपर होती है हमारी फोर्थ लेयर, जिसे हम आयनोस्फेयर भी कहते हैं। उसके अंदर क्योंकि आयन्स होते हैं और रेडियो एक्टिव आयन्स होते हैं, और जो रेडियो वेव्स होती हैं वो वहाँ पर आकर रिफ्लेक्ट करती है। और उसके बाद जो हमारी लास्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, वो होती है एक्सोस्फेयर, जो स्पेस के साथ मर्ज हो जाती है एंड तक आते आते, बहुत ही ज़्यादा थिन लेयर होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि किस तरह से हमारी क्लाइमेट्स और सीज़न बनते हैं। सो क्लाइमेट और सीज़न दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो सीज़न तो वो होते हैं जो साल में कई बार चेंज हो जाते हैं, या मेनली 4 टाइम सीज़न चेंज होते हैं, जैसे कि समर, विंटर, स्प्रिंग और मॉनसून, या फिर ऑटम। लेकिन जो क्लाइमेट होते हैं वो बहुत लॉन्ग पीरियड तक रहने वाले किसी भी पर्टिकुलर जगह का जो वेदर होता है उसे हम कहते हैं क्लाइमेट। सो किड्स, एक बार हम फिर से देखते हैं दोनों के बीच में हमने क्या क्या डिफरेंस देखा था। सबसे पहला डिफरेंस तो ये होता है, अगर हम टाइम की बात करें, टाइम पीरियड की बात करें, सो जो सीज़न होते हैं वो साल में 4 बार चेंज होते हैं, लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो कई सालों तक एक जगह का सेम ही बना रहता है, मोर देन 30 ईयर्स। अगर वो चेंज भी होता है तो उसका प्रोसेस बहुत स्लो या ग्रेजुअल होता है। जैसे कि हमारे राजस्थान का क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट यहाँ का हॉट और ड्राई है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है और ड्राई क्लाइमेट रहता है। और अगर सीज़न की बात करें तो यहाँ पर चारों ही सीज़न हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर विंटर्स भी आते हैं, समर्स भी आते हैं, तो स्प्रिंग और ऑटम भी आते हैं। सो सीज़न जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, और जो क्लाइमेट रहता है वो सेम रहता है, और या फिर अगर चेंज भी होता है तो कई सालों बाद या 30 ईयर्स के बाद चेंज होता है। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं सीज़न और क्लाइमेट को, कि सीज़न और क्लाइमेट किस किस तरह बनते हैं। सो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जिनकी वजह से हमारी अर्थ के ऊपर क्लाइमेट में चेंज आते हैं। सो सबसे पहला जो रीज़न है हमारी अर्थ पर क्लाइमेट के चेंज होने का, सो लैटिट्यूड्स की वजह से, यानी जहाँ पर जिस लैटिट्यूड के ऊपर वो जगह मौजूद है या वो एरिया है जिसकी हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, सो लैटिट्यूड की वजह से, टेरेंस की वजह से और एल्टीट्यूड की वजह से। एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई या नीचाई, और साथ ही उसके नियर बाई जो वाटर बॉडीज़ हैं, इन सब की वजह से क्लाइमेट में चेंज आते हैं। किसी भी जगह के नज़दीक अगर कोई वाटर बॉडी है तो वहाँ का क्लाइमेट सडनली चेंज होता रहता है। सबसे पहला तो हम पढ़ेंगे अबाउट द टेम्परेचर। अब बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं या बहुत सारे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से हमारे अर्थ पर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का क्लाइमेट देखने को हम मिलता है या सीजन्स बनते हैं। सो टेम्परेचर के बारे में हम पढ़ेंगे, साथ ही हम पढ़ेंगे अबाउट द एयर प्रेशर, और उसके बाद हम पढ़ेंगे विंड के बारे में, देन रेन। तो ये चारों ही चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे से लिंक करती जाती है। तो ये किस तरह से लिंक करती है ये आपको समझना पड़ेगा, इसीलिए आपको वीडियो को थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ होती है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो टेम्परेचर क्या होता है, जो डे टू डे के बेसिस पर जो हवा चलती है वो कितनी ठंडी या कितनी गर्म है, वो उस दिन का टेम्परेचर हमें बताती है। आपने कई बार देखा होगा न्यूज़ फोरकास्ट में, वेदर फोरकास्ट जो करते हैं या न्यूज़ में,
तो वहाँ पर टेम्परेचर बताते हैं, और जो हमारे गूगल सर्विस से भी हमें वेदर के बारे में पता चल जाता है कि आज टेम्परेचर कितना है। सो अधिकतम जो तापमान होता है और दिन का न्यूनतम तापमान, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये हवा के ऊपर डिपेंड करता है कि उस वक्त में हवा कैसी चल रही है। अगर हवा ठंडी चलेगी तो टेम्परेचर कम होगा, अगर हवा गर्म चलेगी तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब टेम्परेचर जो होता है उसे हम मेजर करते हैं एक यूनिट में, जिसे हम कहते हैं सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये जो दोनों यूनिट होती है मेजरमेंट की, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को नापने के लिए या मेजर करने के लिए, वो होता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से हम किसी भी जगह का, किसी भी सरफेस का टेम्परेचर नाप सकते हैं। फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड जो होते हैं वो दोनों डिग्रीज़ बताते हैं। दोनों ही थर्मोमीटर अलग अलग होते हैं, जिसके बारे में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि किस तरह से दोनों डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये दोनों ही यूनिट मेजरमेंट के लिए यूज़ की जाती है किसी भी जगह का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। और जो टेम्परेचर होता है वो इक्वेटर के नज़दीक ज़्यादा हाई होता है, और पोल्स के नज़दीक ये टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये हमने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको एक डायग्राम की हेल्प से, कि क्योंकि जो सन होता है उसकी रेज़ बिल्कुल सीधी पड़ती है इक्वेटर पर। तो जब डायरेक्ट सन रेज़ पड़ती है तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जो पोल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर सूरज की जो रेज़ होती हैं वो स्लेंट जाती है, तिरछी जाती है, तो वहाँ से डायरेक्शन बढ़ जाता है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो पोल्स होते हैं हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल वो ठंडे रहते हैं, और जो बीच में इक्वेटर रहता है वो डायरेक्ट सन रेज़ की वजह से वहाँ पर गर्मी या टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो अब सबसे पहले ये बात आपको याद रखनी है कि टेम्परेचर कहाँ ज़्यादा रहता है। इक्वेटर लाइन पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और नॉर्थ और साउथ पोल में टेम्परेचर कम रहता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अब आगे हम पढ़ेंगे एयर प्रेशर। एयर प्रेशर एक तरह से टेम्परेचर से लिंक करता है, इनकी दोनों साथ में रिलेटेड हैं। किस तरह से, आइए जानते हैं हम। एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ बेसिकली द वेट ऑफ द एयर। एयर प्रेशर क्या होता है? बेसिकली हवा का जो वेट होता है, जो हवा का दबाव होता है, उसे हम कहते हैं एयर प्रेशर। द वेट ऑफ द एयर इज़ डिफरेंट इन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ। तो अर्थ की जो अलग अलग लेयर्स हैं वहाँ पर एयर प्रेशर अलग अलग होता है। लेयर्स में क्या क्या आ जाता है हमारा? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, ये सब लेयर्स होती हैं जो, तो हर लेयर में अलग अलग तरह का टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 1 kg वेट इन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया। As the height or elevation increase, there is less air mass, so the air pressure decrease with increasing altitude. अगर हम तुलना करें या मेजर करें तो अप्रोक्सीमेटली 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया के अंदर जो हवा होती है उसका वेट होता है 1 kg, और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है तो एयर प्रेशर जो है वो कम होता जाता है, घटता जाता है। अगर हम सी लेवल पर रहेंगे, ठीक है, सपोज़ आप लोग प्लेन्स में हो, अभी समतल ज़मीन के ऊपर हो, बिल्कुल नीचे, तो वहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि हवा जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है अपने वेट की वजह से। कोई भी भारी चीज़ होती है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आती है, राइट? तो एयर जो है वो भी ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्शन में आती है, तो नीचे की तरफ क्या होता है? एयर प्रेशर ज़्यादा होता है। और अगर हम माउंटेन्स पर चले जाएं, पहाड़ों पर चले जाएं, ऊपर जाते जाएंगे, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एयर प्रेशर भी उसी तरह से कम होता जाएगा। जब हम लैंड पर रहेंगे, नीचे सरफेस पर रहेंगे, सी लेवल तक रहेंगे, तो एयर प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एयर प्रेशर कम होता जाएगा। The unit of measuring air pressure is millibar and the instrument used for this is barometer. तो जिस तरह से टेम्परेचर को नापते हैं हम थर्मोमीटर से, उसी तरह से एयर प्रेशर को नापते हैं हम बैरोमीटर से। और जिस तरह से सेंटीग्रेड यूनिट होती है टेम्परेचर को नापने के लिए, तो उसी तरह से एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए उसकी यूनिट होती है मिली बार। ठीक है, मिली बार्स के अंदर इसको मेजर किया जाता है। जैसे हम लिक्विड चीज़ों को, आप दूध लेने जाते हो तो कौन सी यूनिट यूज़ करते हो? लीटर्स में लाते हैं ना हम मिल्क। उसी तरह से जो एयर प्रेशर होता है उसे मेजर करने के लिए मिली बार यूनिट का यूज़ किया जाता है। और कौन से इंस्ट्रूमेंट से इसे मेजर किया जाता है? बैरोमीटर से।
अब यहाँ पर नीचे देखिए आपको डायग्राम दिख रहा है, ये क्या है, यहाँ पर अलग अलग प्रेशर बेल्ट्स बताई गई है आपको अर्थ की। आप इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे 9th क्लास, और लेकिन थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर देते हैं। सो ये जो हमारा आपको मिडिल एरिया दिख रहा है, मिडिल पार्ट जो इक्वेटर की लाइन होती है, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच, तो इक्वेटर की लाइन पे क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सूरज की सीधी सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है, डायरेक्ट रेस पड़ती है। तो हमें पता है जहाँ पर रेस डायरेक्ट पड़ेगी तो यहाँ पर टेम्परेचर हमारा ज़्यादा होगा। तो जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर क्या होता है, हीट जो होती है वो बढ़ जाती है। और जैसे जैसे हीट बढ़ती है, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर एयर प्रेशर कम रहेगा। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्मी की वजह से जो वहाँ पर विंड होती है, हवा, वो हीट अप हो जाती है और वो एक्सपेंड होने लगती है, यानी फैलकर वो ऊपर की तरफ उड़ने लगती है। और फिर वहाँ पर क्या होता है, इसी वजह से वहाँ पर एयर प्रेशर कम हो जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा वहाँ पर एयर प्रेशर कम रहेगा, और जहाँ पर टेम्परेचर कम रहेगा तो वहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा रहेगा। यही बात हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है विंड, उस में भी आती है। अब जो हमारे मेटेरियोलॉजिस्ट होते हैं वो इन सब चीज़ों को चेक करते रहते हैं, एयर प्रेशर को चेक करते रहते हैं, ताकि उन्हें पता लग जाए जो स्टॉर्म्स बनने वाले हैं, जो तूफ़ान आने वाले हैं, उनके बारे में उन्हें पहले से जानकारी मिल जाए। सो जो एयर प्रेशर होता है वो कई जगह पर ऐसी होती है, जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, जो समुद्र के किनारे होते हैं या किसी वाटर बॉडी के नज़दीक होते हैं, तो वहाँ पर जो है सडन चेंज होता है क्लाइमेट के अंदर, अचानक बदलाव आने लगते हैं, क्योंकि जो वाटर बॉडीज़ उनके पास होती है वो एक वजह होती है वहाँ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बदलाव लाने का। ठीक है, अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वाटर बॉडीज़ की वजह से कैसे बदलाव आता है, तो देखिए जैसे हमारी ज़मीन है, हमारा लैंड है, मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से दिखाती हूँ। सो किड्स लुक, ये अगर सपोज़ ये ज़मीन है, ठीक है, इतना पार्ट हमारा लैंड है, और लैंड के बाद यहाँ से पानी शुरू हो जाता है, यहाँ पर कोई वाटर बॉडी है नज़दीक, तो क्या होगा, जब सनलाइट, सूरज की रोशनी लैंड के ऊपर गिरेगी, ठीक है, उसकी वजह से जो ज़मीन होती है वो जल्दी गर्म होती है और जो पानी होता है वो धीरे गर्म होता है। ठीक है, तो जो लैंड है वो अचानक से गर्म हो जाता है या जल्दी गर्म हो जाता है। तो जब लैंड यानी ज़मीन वाला हिस्सा जल्दी गर्म होगा तो वहाँ पर मौजूद जितनी भी हवा है, तो वो हवा क्या होगा, वो हवा एक्सपेंड होकर उड़ने लगेगी, ऊपर जाएगी। ठीक है, तो वो जब हवा ऊपर की तरफ जाएगी तो हवा कहाँ पर जाएगी, ऊपर जाने के बाद जब वो कूल डाउन हो जाएगी, हवा ठंडी हो जाएगी, ठीक है, ये हवा यहाँ से एक्सपेंड हुई, तो ऊपर जाने के बाद वो ठंडी हो जाएगी, तो वो कहीं तो सेट होगी, तो वो वहाँ पर चली जाएगी जहाँ पर कम टेम्परेचर है। ठीक है, अब यहाँ पर जो समुद्र है यहाँ पर अभी कम टेम्परेचर है, तो ज़मीन से उठने वाली जो हवा जो ज़्यादा गर्म हो चुकी है वो समुद्र की तरफ चली जाएगी, लो टेम्परेचर वाले एरियाज़ में। अब जब गर्म हवाएं समुद्र की तरफ जाएंगी तो क्या होगा, वो हवाएं समुद्र को गर्म करेगी, या जो वाटर बॉडी है नज़दीक उसे गर्म करेगी, और वहाँ से फिर वापस से गर्म हवा एक्सपेंड होकर उठेगी और वो कहाँ आएगी, लैंड वाले एरियाज़ में। तो जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं यानी समुद्र के नज़दीक जो एरिया, सो सडन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आता है वो कोस्टल एरियाज़ में आता है, क्योंकि वहाँ पर लैंड और वाटर मौजूद होता है, जिसकी वजह से एयर प्रेशर चेंज होता रहता है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक प्लानिटरी विंड सिस्टम दिया गया है, ये हमारी अर्थ का विंड सिस्टम है कि हवा किस तरह से चलती है। तो हम विंड के बारे में पढ़ लेते हैं। विंड इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। सबसे पहली चीज़ तो हम विंड किसे कहते हैं, हम विंड कहते हैं हवा को, जो चलती हुई, तेज़ चलती हुई हवा होती है जो अर्थ के सरफेस से पैरेलल चलती है, यानी अर्थ की ज़मीन के से ऊपर उठती हुई चलती है, पैरेलल चलती है उसके, उसे हम कहते हैं विंड। The movement of air from a high pressure to area to a lower pressure area is called wind. सो जो अर्थ की मूवमेंट होती है एक हाई प्रेशर वाले एरिया से जब वो लो प्रेशर वाले एरियाज़ में जाती है, उसे हम विंड कहते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड इज़ क्लियरली सीन व्हेन इट टेक अवे लीफ फ्रॉम रोड्स एंड अप्रूट्स ट्रीज ड्यूरिंग स्टॉर्म।
हमें विंड का जो इन्फ्लुएंस है वो देखने को मिलता है जब कभी स्टॉर्म्स आते हैं तो फिर क्या होता है, रास्ते में जो रोड्स पर ट्रीज़ रहते हैं वो उखड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। सो हॉट विंड और कोल्ड विंड अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। किसी भी जगह के क्लाइमेट को हॉट या फिर कोल्ड विंड जो होती है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। एंड इट ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन द अकरेंस ऑफ मानसून। विंड इज़ ऑफ 3 टाइप, दे आर ब्रीफली डिस्कस्ड। और ये ही जो विंड होती है वो मानसून की भी वजह बनती है, और जो विंड है उसे हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है डायग्राम, ये क्या है, ये विंड सिस्टम है जो हमारी अर्थ के ऊपर बना हुआ है। सबसे मिडिल में जो आपको इक्वेटर पर लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है, तो ये जो चलती हुई हवा है, ये जो रेड एरो दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये हवा को इंडिकेट कर रहे हैं, ये विंड है हमारी। तो विंड के अलग अलग नाम है। विंड को हम वेस्टर्लीज भी कहते हैं, ईस्टर्लीज भी कहते हैं, ठीक है। जो वेस्ट की तरफ जाती है हवाएं उन्हें हम वेस्टर्लीज कहते हैं, जो ईस्ट की तरफ जाती है हवाएं उन्हें हम ईस्टर्लीज कहते हैं, और जो हमारे पोल्स की तरफ जाती है, पोल्स से आती है हवाएं, उन्हें हम नॉर्थ ईस्ट पोलर ईस्टर्लीज और साउथ ईस्ट पोलर ईस्टर्लीज कहते हैं, और इन्हें हम ट्रेड विंड्स भी कहते हैं। ये अलग अलग विंड्स के नेम दिए गए हैं। अब ये जो एयर है वो आपको पता है, जो हाई प्रेशर वाले एरियाज़ रहते हैं, यानी जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो एयर प्रेशर क्या होता है, एयर प्रेशर वहाँ पर कम होता है। तो जो इक्वेटर है हमारा, वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ पर क्या होगा, जो विंड होगी वहाँ की हवा वो गर्म होके ऊपर उठेगी, ठीक है। जब वो ऊपर उठेगी तो वो क्या होगा, एक दूरी तक जाएगी और फिर ठंडी हो जाएगी। ऊपर उठेगी यहाँ से हवाएं, यहाँ से जाकर ठंडी हो जाएगी। जब यहाँ पर जाकर वो ठंडी होगी तो क्या होगा, वो अपना रास्ता बदल लेगी और वह इस तरह से मुड़ जाएगी, और फिर वो कहीं तो जाकर दोबारा सेटल डाउन होगी ना, अपने मास की वजह से, अपने वेट की वजह से। ऊपर ही तो नहीं जाती रहेगी ना वो स्पेस में। हवा कैसे चलेगी, पहले ऊपर उठेगी, ठंडी होगी, वापस से वो अपना रास्ता बदलेगी और कहीं ना कहीं जाकर सेटल हो जाएगी। तो ऐसा वो इधर भी करेगी, नॉर्थ डायरेक्शन में भी करेगी और साउथ के डायरेक्शन में भी करेगी। सो जो हवा आएगी वो यहाँ पर वो ठंडी हो जाएगी, कूल हो जाएगी। फिर अगेन ये जो टेम्परेचर बढ़ेगा किसी एरियाज़ में, तो वो वापस वहाँ से हवा उठेगी और ठंडी वाली जगह पर जाएगी। इसे हम ऐसा समझ सकते हैं, सपोज़ एक रूम है, तो एक रूम में अगर 30 लोग आ सकते हैं, ठीक है, एक रूम में 30 लोग आ सकते हैं अगर हम आराम से बैठाएं तो। लेकिन आ गए आपके घर में अचानक से 150 लोग, और आपके पास रूम एक ही है, तो अब आप क्या करेंगे, उन्हें जैसे तैसे एडजस्ट तो कर देंगे, बट क्या होगा, जब आप उन्हें एडजस्ट करेंगे तो वो लोग अंदर आ नहीं पाएंगे। उसमें से कुछ लोग चाहेंगे कि हम यहाँ से भीड़ से बाहर निकल जाए, ठीक है, तो क्या होगा, वो लोग बाहर निकलना शुरू कर देंगे खुद ब खुद कमरे से, और कुछ लोग बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसा ही हमारे विंड के साथ भी होता है। तो हमारी विंड जो होती है, जब वो जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सॉरी, तो टेम्परेचर जहाँ होता है ना, वहाँ से ये जो विंड है वो निकलना शुरू कर देती है, और ये कहाँ पर पहुँचती है, जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है उस एरियाज़ में ये पहुँचती है। सो इसी तरह से ये हमारी अर्थ के में सर्कुलेट करती रहती है या सिंक करती रहती है। अब यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है आपको, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर नोइंग द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज कॉल्ड अ विंड वैन, एंड द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द स्पीड ऑफ द विंड इज एनेमोमीटर। जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है डायरेक्शन को जानने के लिए कि ये विंड कहाँ से आ रही है, उसे हम कहते हैं विंडमैन। और जो इंस्ट्रूमेंट मेजर किया जाता है विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं एनेमोमीटर। एंड द विंड derives its name from the direction it come from. For example, the wind that come from the east and west are known as the eastern and western wind respectively. तो जो हवाएं होती हैं उसका नाम हमने उनके डायरेक्शन के बेसिस पर रखा है, यानी जो ईस्ट से हवाएं आती हैं तो ईस्टर्न विंड कहलाती है, वेस्ट से हवाएं आती है तो वेस्टर्न विंड कहलाती है। द विंड फ्रॉम द माउंटेन इज़ द माउंटेन ब्रीज एंड द विंड फ्रॉम द वैली इज़ नोन एज वैली ब्रीज। जो हवाएं माउंटेन से आएगी तो वो माउंटेन ब्रीज कहलाएगी, और जो हवा वैली से आएगी तो उसे हम वैली ब्रीज कहेंगे। ब्रीज का मतलब होता है हवा। अब देखिए यहाँ पर 3 टाइप दे रखे हैं विंड के, कौन कौन से तरीके की विंड होती है। सबसे पहला तो है हमारा परमानेंट विंड। परमानेंट विंड्स
is the wind that blow in one direction throughout the year. They are of three types: trade wind, westerly wind and polar wind. जो परमानेंट विंड होती है वो हवाएं होती है जो साल भर एक ही डायरेक्शन में चलती रहती है, जिनका डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता। ये तीन तरह की होती है: ट्रेड विंड होती है, वेस्टर्ली विंड होती है और पोलर विंड होती है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, जो ट्रेड विंड कहाँ पर है, ये जो मिडिल पार्ट में है, इक्वेटर के नज़दीक जो हवाएं हैं, अब आपको दिख रहा होगा ये ऐसे ऐसे जा रही हैं और ऐसे आ रही हैं, तो ये पूरे साल भर सेम डायरेक्शन में चलती है, इसे हम कहते हैं ट्रेड विंड। अब ये जो वेस्टर्ली यानी जो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रही है हवाएं, ठीक है, ये भी पूरे साल भर सेम हवा चलती है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ये वेस्टर्लीज कहलाती है। उसी तरह से जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में है वो ईस्टर्लीज हवाएं कहलाती है। तो ये परमानेंट है, ये पूरे साल सेम रहती है हमारी अर्थ के ऊपर, पूरे टाइम इसी तरह से चलती रहती है। दूसरी टाइप की जो विंड होती है वो होती है सीजनल विंड। दिस काइंड ऑफ विंड चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। ऐसी जो हवाएं होती है वो अलग अलग मौसम में अपना डायरेक्शन बदल लेती हैं। ठीक है, कभी ईस्ट की तरफ बहती है तो कभी वेस्ट की तरफ बहती हैं। द मानसून विंड इन इंडिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सीजनल विंड। तो जो मानसून की विंड आती है इंडिया के अंदर मानसून के सीज़न में, तो वो भी एक एग्जांपल है सीजनल विंड का। ठीक है, क्योंकि वो अलग डायरेक्शन से आती है, जो साल भर हवाएं चलती है वो अलग डायरेक्शन से चलती है, लेकिन जो स्पेशली मानसून में हवाएं आती है वो किसी और डायरेक्शन से आती है, तो वो इस तरह से सीजनल विंड का एग्जांपल है। एंड लैंड ब्रीज ब्लो एट नाइट एंड सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे, दीज टेक प्लेस इन द कोस्टल रीजन एंड एरिया, ऑल्सो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सीजनल विंड। और सीजनल विंड का अगर दूसरा एग्जाम्पल हम देखें तो वो होती है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। अब ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या है, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था एग्जाम्पल, जो लैंड होता है यानी ज़मीन, वो जल्दी गर्म हो जाती है, तो वहाँ से हवा गर्म होकर उठती है और वो सी की तरफ जाएगी। ठीक है, क्योंकि सी में क्या है, वहाँ टेम्परेचर कम है, तो वो कम टेम्परेचर वाली जगह पर जाएगी, तो वो जब गर्म हवाएं वहाँ जाएगी तो दिन के समय में तो ज़मीन जल्दी गर्म होती है, तो वो हवाएं ज़मीन से उठकर पानी के पास जाएगी, सी के पास जाएगी। ठीक है, फिर वो जाते जाते वो सी को भी गर्म कर देगी, फिर उसके बाद सी जब पूरा ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा समुद्र का, तो वहाँ से गर्म हवाएं उठकर लैंड की तरफ आने लग जाएगी, जो कि रात के टाइम पे आएगी, क्योंकि समुद्र को गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगता है और लैंड जल्दी गर्म हो गया था, तो जो दिन के टाइम लैंड से समुद्र की तरफ जाती है हवाएँ, उसे हम कहते हैं लैंड ब्रीज। और जो रात में समुद्र से ठंडी हवाएँ आती है, ठीक है, लैंड पर आएगी तो वो ठंडी हो जाएगी ना, वो समुद्र से तो गर्म होकर उठेगी, लेकिन जब ज़मीन की तरफ आएगी तो ज़मीन उस वक्त तक ठंडी हो चुकी होगी, तो वो इधर आएगी हमारी ज़मीन की तरफ, तो वो ठंडी हो जाएगी, तो हम उसे कहेंगे सी ब्रीज। ये भी सीजनल विंड का एक एग्जाम्पल है। तीसरा टाइप होता है लोकल विंड। द लोकल विंड ब्लो एट सम प्लेसेस इन अ ईयर और एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे। जो लोकल विंड होती है वो किसी जगह पर साल भर में एक बार चलती है, ठीक है, या फिर एक दिन भर में किसी पर्टिकुलर टाइम पर चलती है, जैसे कि राजस्थान में जो हॉट विंड समर में चलती है जिसे हम कहते हैं लू, वो इसका एक एग्जाम्पल है। वो साल में एक बार ही चलती है वैसी हवाएं, ठीक है, एक स्पेशली या पर्टिकुलर सीज़न में। उसी तरह से जो चिनोक है यानी रॉकी माउंटेन से जो हवाएं आती है, और साथ में फूहान और मिस्टरल जो हवाएं यूरोप में चलती हैं, वो भी इसी तरह की लोकल विंड के एग्जाम्पल हैं। सो 3 टाइप की विंड के बारे में हमने जाना। अब यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है, देखिए, गिव वन वर्ड आंसर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द यूनिट ऑफ मेजरिंग एयर प्रेशर। एयर प्रेशर को नापने के लिए कौन सी यूनिट यूज़ की जाती है, उसका नाम बताइए। सो हमने ये पढ़ा हुआ है चैप्टर में, ये एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन दैट इज़ एक्सपेक्टेड एट अ सर्टेन प्लेन्स ओवर अ नंबर ऑफ ईयर कॉल्ड। सो एक जो एवरेज वेदर कंडीशन होती है, यानी कई सालों तक किसी जगह पर एक ही तरह का वेदर रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया था, बहुत सालों तक एक ही तरह का वेदर रहेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे क्लाइमेट, राइट। सो यू हैव टू राइट डाउन क्लाइमेट। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट डू द रेज ऑफ द सन द कोल्ड एंड हाइट वेव्स डिसाइड। तो जो सन की रेज है वो किस तरह से डिसाइड करती है कि जो वेव्स चलनी है वो ठंडी हो या गर्म हो। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज़ विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है।
इसके बाद हमारी एक्सरसाइज बी देखिए आप, सर्कल द करेक्ट आंसर। सही आंसर पर आपको सर्कल करना है। दो दो ऑप्शन दिए गए हैं जो बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस इज द टेम्परेचर इज़ द हाईएस्ट एट द इक्वेटर और पोल। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पर रहता है, इक्वेटर पे रहता है या पोल्स पर रहता है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज विंड और क्लाउड इज द मूवमेंट ऑफ एयर पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। जो हवा अर्थ सरफेस से पैरेलल चलती है उसे हम क्या कहते हैं, विंड या फिर क्लाउड। फिर थर्ड सेंटेंस है सीजनल या फिर लोकल विंड्स ब्लो एट सम प्लेसेस इन अ ईयर और एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे। किसी भी दिन के किसी पर्टिकुलर समय में, पर्टिकुलर टाइम पर, या फिर साल में किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो हवा चलती है उसे हम क्या कहते हैं, सीजनल विंड कहते हैं या लोकल विंड कहते हैं। इसी तरह से हमारा सेंटेंस फोर्थ है एज द एलिवेशन इंक्रीज एयर प्रेशर। जिस तरह से एलिवेशन इंक्रीज होगा, एलिवेशन यानी अगर हाइट किसी जगह की बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होगी, तो एयर प्रेशर क्या होगा, हाइट पर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है, हमने आपको बताया था ना एक सी लेवल होता है, और फिर अगर हम माउंटेन पर जाते जाएंगे, किसी हाइट पर जाएंगे, तो वहाँ पर एयर प्रेशर कम होगा या ज़्यादा होगा। ये सभी एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है। और साथ ही जो चैप्टर हमने अभी रीड किया है आपको दोबारा रीड करना है और इसे समझने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो इसी से रिलेटेड है, जो कि है रेन और ह्यूमिडिटी। और इन टॉपिक्स के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। सो गुड बाय।